विशेष करके दलीय प्रणाली का उल्लेख कर रहे थे, और दलीय प्रणाली में हमने उल्लेख किया था, दलीय प्रणाली में हमने कहा था कि कई प्रकार के, जैसे आप देखे होंगे गठबंधन, नहीं आपने देखा होगा नॉर्मली तौर पे गठबंधन के साथ राजनीति और अपराधीकरण, है ना। तो हमने कहा था कि जो संगठन भारत में जो बने हैं वह दो आधार पर संगठन का निर्माण हुआ है। एक संगठन जो होता है जो चुनाव में भाग लेता है ना, चुनाव में भाग लेता है, और दूसरा संगठन है जो चुनाव में भाग नहीं लेता है, चुनाव में भाग नहीं लेता है। ठीक है, इस आधार पर हमने इसकी बात कह दी थी। इसके अंतर्गत हमने दबाव समूह को माना, नहीं इसके अंतर्गत दबाव समूह को माना। और यदि इससे क्वेश्चन आता है दबाव समूह और लोकतंत्र, या दबाव समूह की लोकतंत्र में भूमिका, है ना, तो लिखा जा सकता है, पहला बात। दूसरी बात है कि भारत में जो चुनाव में भाग लेता है उसको राजनैतिक दल बोला जाता है, राजनैतिक दल बोला जाता है। और राजनैतिक दल जो होता है उसके कई इसकी विशेषता आप देख सकते हैं। पहली जो विशेषता, मैं पहले विशेषता बताता हूँ, फिर मैं लिखवाऊंगा राजनैतिक दल, फिर मैं गठबंधन राजनीति बताऊंगा। क्लियर। राजनैतिक दल का मतलब होता है कि जो चुनाव में भाग लेता है, चुनाव में भाग लेता है। दूसरा, इसका जो यह अहिंसात्मक तरीके से सरकार का विरोध करता है, हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। तीसरा, या इसके एक ही सदस्य होते हैं। इसका एक ही सदस्य का मतलब है कि एक ही दल में एक ही सदस्य होगा, वो ही सदस्य दूसरे दल का नहीं होगा। इसका मतलब मैं कहूँ कि दूसरे दल का, मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ बीजेपी का ही माने जाएंगे, वो कांग्रेस के नहीं माने जाएंगे। राहुल गांधी तो सिर्फ कांग्रेस के माने जाएंगे, बीजेपी के नहीं माने जाएंगे। जबकि दबाव समूह में एक अलग अलग दबाव समूह के सदस्य अलग अलग में हो सकते हैं, इसमें एक होता है। क्लियर। और इसका उद्देश्य है जो बदलता रहता है, उद्देश्य है जो समय और परिस्थितियों के आधार पर बदलता रहता है। भारत में इस आधार पर भारत में कई प्रकार के राजनीतिक दल क्रिएट हो गए, कई बने, जिसमें कई कारण रहे राजनीतिक दलों के बनने का। कोई दल विचारधारा के आधार पे बना, कोई दल जाति के आधार पे बन गया, कोई दल धर्म के आधार पे बन गया, नहीं कोई दल है जो टूट करके सत्ता के लालच के लिए बन गया। अलग अलग दलों का निर्माण हुआ अलग अलग रूपों में। अब जैसे मैं विचारधारा के दल पे बात करूं तो 3 प्रकार के भारत में दल का निर्माण हुआ विचारधारा के आधार पर, जिसको आप कहते हैं वामपंथी दल, जिसको आप कहते हैं दक्षिणपंथी दल, और जिसको आप कहते हैं मध्यवर्ती दल। जैसे आप वामपंथी दलों को आप मान सकते हैं कि जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आप लेफ्ट पार्टी आमतौर पे कहते हैं, वो वामपंथी दल। वामपंथी दल का मतलब होता है जो अपने आप को उदारवादी मानते हैं या संस्थाओं में ही परिवर्तन की बात करते हैं। वामपंथी दल वह होता है जो लेफ्ट पार्टी जो होता है या अपने आप को उदारवादी मानते हैं, और उदारवादी इतना मानते हैं, ये इतना मानते हैं, क्लियर, कि सारी ये संस्थाओं में ही परिवर्तन की बात कर देते हैं। दक्षिणपंथी दल जो होता है वह परंपरा को अपना प्रमुख मानता है, जैसे बीजेपी वो परंपरा को ही प्रमुख मानता है। मध्यवर्ती दल वह होता है जो दोनों को साथ लेकर के चलता है, परंपरा को भी साथ लेकर के चलेगा और साथ ही उदारवादी सोच भी रखता है, जैसे कांग्रेस। कांग्रेस एक मध्यवर्ती दल का उदाहरण है। ये अलग अलग है। फिर उसके बाद जैसे जैसे भारत की स्थिति बदलती चली गई, भारत में जैसे जैसे विकास प्रक्रिया होती गई, उस आधार पर कई अन्य प्रकार के भी दल बन गए। और जब दलों का, अच्छा भारत तो विविधता भरा देश है, भारत में तो विविधता इतनी है, खास करके 2 विविधता की मैं बात कर रहा हूं, भौगोलिक विविधता
और सांस्कृतिक विविधता इतनी ज्यादा है कि भारत में इस आधार पर भी कई दल बन गए, कई दल बन गए। जाति भाग, जैसे असम गण परिषद का निर्माण ही हुआ था असम गण परिषद शरणार्थियों को हटाने के लिए, असम को लेकर के। जैसे डीएमके, जैसे कि एआईडीएमके, तेलुगु देशम पार्टी, कई क्षेत्रीय दलों का निर्माण हुआ और कई क्षेत्रीय दलों का उदय भी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण हो गया। अब इन भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण जब कई अच्छा, भारत में तो ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं है संविधान में कि भारत में एक ही दल रहेगा या दो ही दल रहेंगे जो चुनाव में भाग लेंगे। भारत में तो यह व्यवस्था है कि कई दल होंगे और यह अनुच्छेद 19(1)(c) कहता है कि भारत जो है अपने समाज के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, समूहों के अनुसार, भौगोलिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर कई प्रकार के समूहों का निर्माण कर सकता है और वह समूह है जो चुनाव में भाग ले सकता है। अब इस दौरान में भारत में ये बातें आ गई कि भारत में 1947 के पहले तक ऐसे तो कई सारे दल थे उस समय भी। स्वतंत्र प्रजा पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, नहीं सोशलिस्ट पार्टी थी, लेकिन उन सभी का आधार एक ही था और वह आधार था 1947 के पूर्व में, उस आधार का नाम था कांग्रेस। भारत में कांग्रेस की सरकार रही। अच्छा, दुनिया में दलों के निर्माण के आधार पर और उनकी परिस्थितियों के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं आप दुनिया में अलग अलग। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक दलीय व्यवस्था होती है, 2 दलीय व्यवस्था होती है और बहुदलीय व्यवस्था। और याद रखिएगा इन सब के गुण और दोष हैं, सबकी कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां भी हैं। और यही कारण है कि हमारे लिए कौन सी दलीय व्यवस्था, इसलिए भारत में कोई आज तक कोई दलीय व्यवस्था स्थायी नहीं हुआ है। भारत में दलीय व्यवस्था परिवर्तनशील रही है। उठा करके देखिए, शुरुआत में आपको एक दलीय नजर आएगा, बाद में बहुदलीय नजर आएगा, अब बहुदलीय के बाद 2 दलीय गठबंधनात्मक व्यवस्था नजर आएगा। जबकि विकसित देशों में उठा करके देखिएगा, ब्रिटेन में, अमेरिका में या कई अन्य देशों में, तो आपको 2 दल नजर आएंगे, वहां पर अस्थायित्व ग्रहण कर रखा है दल। भारत में अस्थायी नहीं। आप एक दलीय व्यवस्था की बात करेंगे, अगर मैं एक दलीय व्यवस्था की बात करता हूं तो यहां पर कई पार्ट है। जैसे एक दलीय व्यवस्था में, एक दलीय प्रणाली में सारी शक्तियां, सारा कार्य एक ही दल, सारी शक्तियां या कार्य एक ही दल के पास होगा, एक ही दल के पास होगा और एक ही दल के पास होगा, जिससे निर्णय प्रक्रिया में तीव्रता आ जाती है, निर्णय तीव्र हो जाता है। अच्छा, निर्णय तीव्र होने का उसको किसी के पास जवाब देना नहीं है और जवाब नहीं देगा तो नीतियां लागू करेगा। ठीक है। अच्छा, निर्णय तीव्रता होगी तब विकास की प्रक्रिया कुछ समय तक बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्लियर? याद कीजिए 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुआ रशिया में, यूएसएसआर में, तो उस समय यूएसएसआर में एक ही दल बोल्शेविक दल के रूप में भारत, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी गठित हो गए, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है, जो वामपंथी विचारधारा से। और उसका ये लाभ मिला यूएसएसआर को कि 1929-30 में जो वैश्विक आर्थिक मंदी दुनिया में छाई थी, उस समय दुनिया वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित था। यूएसएसआर 40% की रफ्तार से भाग रहा था। 40% की रफ्तार थी यूएसएसआर के पास। दुनिया आश्चर्य के रूप में देख रही थी कि हो कैसे रहा है, क्योंकि उस समय उसको चुनौती देने वाला कोई था ही नहीं। क्योंकि लेनिन के बाद जो स्टालिन जो सत्ता में आ गए और स्टालिन ने जो इसको बढ़ाने का काम किया लेनिन के बाद, वो पूरी रूप से एकदम एक दलीय व्यवस्था को था। और देखिए कि चाइना में जब माओ से तुंग सत्ता में आए क्रांति के बाद, और माओ से तुंग ने सत्ता स्थापित की और बाद में कोई और उनको चुनौती देने वाला नहीं था, कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं था, इसलिए निर्णय लेने में आगे रह गए। और निर्णय इतना भी रहा कि लोग का मौलिक अधिकार तक छीन लिया गया।
तो इस व्यवस्था में आपको दिखेगा, एक दलीय व्यवस्था में, कि निर्णय प्रक्रिया तीव्र होती है, विकास की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलता, और जब फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी। ठीक है, और जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, अच्छा यहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया, यहाँ पर जनता के बीच चुनने का भी सीमा नहीं है, एक ही व्यक्ति को चुनना है, एक ही दल के लोगों को चुनना है, चाहे वो आप उसे समर्थन में हो चाहे विरोध में हो, आपको तो एक ही दल को चुनना है। इस प्रक्रिया में एक समस्या है, और मैंने पिछले क्लास में भी ये चर्चा की थी, किया था कि नहीं किया था, एक दलीय दो दलीय पढ़ाए थे कि नहीं बताए थे? राजनीतिक ये वाली नहीं बताए थे, एक दलीय दो दलीय, सिर्फ नाम सिर्फ बताए थे। क्लियर? थोड़ा बहुत क्लियर। तो इस संबंध में तो एक दलीय प्रणाली की विशेषता को आप देखिए, तो लिखिए पहले, अब लिखिए राजनीतिक दल। थोड़ा सा फिर मैं गठबंधन राजनीति पे आऊंगा। एक्चुअली समस्या ये है ना, कंटेंट का होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेंस में, और खास करके निबंध के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंटेंट का होना। राजनीतिक दल से तात्पर्य, राजनीतिक दल से तात्पर्य उस समूह से है जो चुनाव में भाग लेता है तथा जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी रूप में सत्ता प्राप्त करना है अथवा सत्ता में भागीदारी निभानी है। इसका निर्माण विचारधारा, समूह, जाति, धर्म, भौगोलिक अवस्थिति, सांस्कृतिक अवस्थिति, आदि के आधार पर किया जाता है। भारत में विचारधारा के आधार पर, भारत में विचारधारा के आधार पर तीन प्रकार के दलों का निर्माण दिखाई देता है या निर्माण हुआ। जैसे वामपंथी विचारधारा से प्रभावित, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कॉमा
दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित भारतीय जनता दल, वामपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित भारतीय जनता दल, जनता दल नहीं, जनता पार्टी, जनता पार्टी तथा मध्यवर्ती विचारधारा से प्रभावित कांग्रेस। भारतीय संविधान के 19(1)(c) में, भारतीय संविधान के 19(1)(c) में संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जिसके तहत जाति आधारित पार्टी जैसे बसपा, बहुजन समाज पार्टी, मुकेश सहनी वाला पार्टी का क्या नाम है, वीआईपी पार्टी, वीआईपी पार्टी आदि, धर्म आधारित दल, धर्म आधारित दल जैसे शिवसेना, भौगोलिक आधारित, भौगोलिक व्यवस्था या भौगोलिक आधारित दलों में असम गण परिषद, आदि का निर्माण दिखाई देता है। अकाली दल भी हो सकता है, धार्मिक में आ जाएगा, अकाली दल धर्म में आ जाएगा। असम गण परिषद आदि का निर्माण दिखाई देता है। राजनैतिक दल दबाव समूहों की अपेक्षा अलग होता है, जिसकी कई विशेषताएं हैं। जैसे पॉइंट में लिखेंगे, पहला पॉइंट, चुनाव में भाग लेता है, दूसरा पॉइंट, उद्देश्य परिवर्तित होता रहता है, परंतु एकमात्र ही उद्देश्य रहता है सत्ता प्राप्त करना। उद्देश्य परिवर्तित होता रहता है, सत्ता में भागीदारी निभाता है, इसके सदस्य एक ही दल के होते हैं, इसके सदस्य एक ही दल के होते हैं, अहिंसात्मक तरीके से सरकार का विरोध करता है, तथा नागरिकों के अधिकार के लिए आवाज उठाता है।
तो वही तो हो गया ना अहिंसा। अब ये भी लिख सकते हैं विधि प्रक्रिया में, ये भी हो सकता है, एक पॉइंट लिख सकते हैं विधि प्रक्रिया में भाग लेता है, विधि निर्माण में भाग लेता है। क्लियर हो गया। भारत में तथा अन्य देशों में, भारत में तथा अन्य देशों में इनकी उपस्थिति तथा भूमिका के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये बांटा गया है, बांटा गया है। पहला, एक दलीय व्यवस्था, क्लियर। अब इसका गुण लिखिए, एक दलीय व्यवस्था का गुण, पहला गुण लिखिए, निर्णय प्रक्रिया तीव्र होता है। निर्णय प्रक्रिया तीव्र होता है। एक बात याद रखिएगा, मैं अभी ऐसे नहीं लिखा रहा हूं, मैं ऐसे को बताने से पहले का कंटेंट बता रहा हूं, इसलिए किसी कहीं कहीं पॉइंट में लिखवा रहा हूं। ये मैं क्लियर कर दूं, ये मत समझ लीजिएगा कि ऐसे वाले पार्ट में मैं लिखवा रहा हूं। मैं गठबंधन राजनीति को बताने से पहले या राजनीति अपराधीकरण को, कोई भी इसके पार्ट को बताने के पहले की कहानी है ये। जब तक ये नहीं समझेंगे तो आप ये नहीं समझेंगे कि गठबंधन राजनीति की शुरुआत कैसे हो गई, क्योंकि आपसे वो मांगेगा ना भाई, तो आपको वहां एक दलीय व्यवस्था भी लिखना पड़ेगा, बहुदलीय व्यवस्था भी लिखना पड़ेगा। और हो सकता है आपके टॉपिक में ये भी दे दे, भारत में दलीय प्रणाली परिवर्तन, चुनौतियां और विकास तथा चुनौतियां, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपके पास अगर ये नहीं रहेगा तो संभव है कि आप नहीं लिख पाइएगा। क्लियर। इसीलिए मैं ऐसे की जगह, ऐसे बताने से पहले, उस टॉपिक को बताने से पहले, जैसे दबाव समूह में डायरेक्ट हमको लिखवाना था तो हमने दबाव समूह उठाया और इसको लोकतंत्र के आधार पर चर्चा कर दिया। लेकिन यहां पर दलीय प्रणाली में आपको 6 पार्ट से, आपको 6 या 7 टॉपिक हमने लिखवाया है। वो 6 या 7 टॉपिक को लिखने के पहले की कहानी है ये। क्लियर। इसलिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि इसमें पॉइंट दे रहे हैं या ये दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे की ज्यादातर विशेषता यह दिखाई देती है कि ज्यादा पैराग्राफ में लिखा जाता है। क्लियर। और यहां पर जगह जगह पर हम बदलाव ला रहे हैं, इसीलिए ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पहली बात हो गया, क्या लिखिए, निर्णय प्रक्रिया तीव्र होता है। सेकेंड पॉइंट, विकास में तीव्रता आती है। विकास में तीव्रता आती है। समानता को महत्ता प्रदान की जाती है। समानता को महत्ता प्रदान की जाती है। समानता को महत्ता प्रदान की जाती है। क्लियर। अब लिखिए इसका दोष। पहली बात, विपक्ष नहीं होता है। विपक्ष नहीं होता है, इसको बदलो तो, विपक्ष नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, मौलिक अधिकार का हनन दिखाई देता है। मौलिक अधिकार का हनन होता है। थर्ड, तीसरा पॉइंट, मौलिक अधिकार का हनन होता है। तीसरा पॉइंट, तानाशाही व्यवस्था स्थापित होती है। तानाशाही व्यवस्था स्थापित होती है।
लोगों को चुनने की आजादी नहीं होती है। लोगों को चुनने की आजादी नहीं होती है। नहीं हो जाएगा। तो ये कई गुण अच्छा, यह स्थिति कहां दिखाई देगी आपको? अधिकतर साम्यवादी देशों में। यह एक दलीय व्यवस्था अधिकतर साम्यवादी देशों में ही दिखाई देती है। जहां जहां वामपंथी दल रहता है, भारतीय, जिसे मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, वहां वहां पर आपको विपक्ष नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था आपको एक भारत की मैं एक उदाहरण देता हूं। भारत में पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अधिकतर राज्यों में 5 वर्ष में बदल जाती है सत्ता, नहीं, या 10 वर्ष में बदल जाती है सत्ता। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में या त्रिपुरा जैसे राज्यों में जहां लंबे, वहां पर आपको सत्ता परिवर्तन बहुत धीमे दिखेगा। लंबे समय तक सत्ता परिवर्तित नहीं होता है। 34 साल तक रिकॉर्ड था, पहले रिकॉर्ड, बाद में मेघालय के ये ने तोड़ा। ज्योति बसु ने 34 साल तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहे, रिकॉर्ड था उस समय। बाद में पवन ये चामलिंग ने इसको तोड़ा। क्लियर? इसीलिए कहीं भी जहां पे वामपंथी व्यवस्था यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में रहती है, वहां पर एक दलीय व्यवस्था स्थापित हो जाती है। यह हमेशा दिखाई देता है। और कार्ल मार्क्स ने इस अवधारणा को राज्य विहीन सत्ता की अवधारणा कहा है। इसको कहे कि सॉरी, दल विहीन राज्य की बात कहा है। दल विहीन मतलब राज्य में कोई दल नहीं होगा, सब एक ही दल में सब एक ही का मान्यता होगा, कोई और नहीं होगा। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है बंधु जहां की व्यवस्था को दल विहीन स्थापित कर दिया। यहां तक कि गांधी ने भी दल विहीन की बात कही थी, उन्होंने तो राज्य विहीन सत्ता की स्थापना की बात कही कि राज्य नहीं होना चाहिए, न राज्य होगा न किसी का शोषण करेगा, व्यक्ति अपने अनुसार विकास करेगा, अपनी इच्छा के आधार पर विकास करेगा। क्लियर? इसलिए समय आपको यह जो व्यवस्था आपको दिखेगी एक दलीय प्रणाली, खास करके उसी देश में दिखेगा, ठीक है, जो वामपंथी विचारधारा वाले दल होंगे। और उस देश में कॉमन चीज दिखेगा, हर वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी का राज मिलेगा आपको। यह इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं चीन, क्यूबा, रूस आदि साम्यवादी देशों में दिखाई देता है। इसलिए देखिएगा यहां फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला हुआ होगा, यहां राज्य के पास सारी शक्तियां रह जाती है, राज्य उस शक्ति का प्रयोग करता है। तो एक दलीय प्रणाली का मतलब यह होता है। अब उस एक दलीय प्रणाली में भारत में एक दलीय प्रणाली में अंतर है, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले तो इसका पहले गुण और दोष देख लेते हैं। अब दूसरा लिखे दो दलीय प्रणाली। अच्छा, जो यहां पर आपको दोष नजर आ रहा है ना, इसमें दो दलीय प्रणाली में गुण में बदल जाएगा। जो यहां दोष होगा, विपक्ष होता ही नहीं है। अगर मैं कहूं विपक्ष, जैसे मैं एक ही दल होता है, आप उसको चाहे न मान के चले या एकदम नगण्य मान के चले। जैसे नवेल्नी वाली घटना, नवेल्नी ने बोलने की कोशिश किया था ना पुतिन के खिलाफ, क्या हुआ उसके बाद? जैसे जैकमा ने बोलने की कोशिश किया ना, क्या हुआ उसके बाद? होती, अब उसमें एक तरीके से एक दलीय ही प्रणाली, तो उसी एक दल में व्यक्ति खड़ा होता है। जैसे मैं उदाहरण उसी के अंदर, जैसे मैं कहूं जियांग जेमिन ने जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाई, अभी हाल ही में हुआ था चुनाव, जियांग जेमिन ने जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाई और जियांग जेमिन को इस आधार पर हटा दिया, तुम बीमार हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो, हटा दिया। कोई कुछ नहीं बोल पाया।
तो आप विपक्ष वहां क्या करेगा? तो लगभग विपक्ष या तो आप जीरो मान लीजिए या एकदम खत्म ही मान लीजिए, होता ही नहीं। ठीक है, विपक्ष को रहने का अधिकार ही नहीं है इस स्थिति में। इसीलिए आपको पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा दिखाई देगा आपको, सबसे ज्यादा चुनावी। और उसमें भी मारने का तरीका होता है, ऐसे नहीं मारा जाता गोली से मार दो। जो इस विचारधारा से प्रभावित है वो मारने का तरीका होता है, मारा जाता है काट करके, और भी गला को काटा जाता है, हाँ, ताकि डर पैदा किया जा सके, ताकि सामने वाला उठे ही ना। गोली मार दोगे तो दूसरा कोई खड़ा हो सकता है। जानबूझ करके मारने का तरीका है उसका इस व्यवस्था में। इसे देखिएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आपको चुनावी हिंसा देखने को मिलेगा। यही कारण है क्योंकि उस व्यवस्था में किसी और को पनपने ही नहीं दिया जाता है, मेरे पास ही शासन रहेगा। हाँ, आप इसको आप जो बोल सकते हैं, अब ये तो डेमोक्रेसी का सीधा सीधा, डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है, नहीं होता है। अब इसको परिवर्तन होने के लिए वो तो उस महिला को दाद देना पड़ेगा जो एकदम अपने, उसको पता था कि या तो हम मर जाएंगे या जीत जाएंगे। ममता बनर्जी को दाद देना पड़ेगा उसको, क्यों मरने के लिए तैयार हो गई और उसको पता था कि मार देगा मुझे ये, लेकिन फिर भी जाकर के लड़ी। और 34 साल की सत्ता, जो वह सत्ता जो एकदम चिपकी हुई थी, जो हटने को ही तैयार नहीं थी, जिसने विपक्ष को ही खत्म कर दिया था, वो खड़ी हुई, और वो भी उससे कांग्रेस से टूट करके जाकर के खड़ी हुई। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उस महिला को आप उसकी ईमानदारी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप उसमें हो सकता है कि बाद में उसने कुछ और वो किसी का विरोध कर सकती, वो उसका अधिकार है, लेकिन उस महिला ने उस सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ा जिस सत्ता को कभी कांग्रेस का समर्थन भी मिला हुआ था। अब वहां से टूटी, अपने मौत को देख के हम चलो मर ही जाएंगे कोई बात नहीं, और जा करके 34 साल की सत्ता को हटा दिया। और अंत में अभी देखिए पिछले 2-3 कार्यकाल से तीसरा कार्यकाल, क्योंकि वहां के लोगों में भी एक स्थिति, पश्चिम बंगाल के लोगों की एक स्थिति होती है, मानसिक है, कि वहां के लोग चावल और मछली बहुत खाते हैं, मच्छी भात बहुत खाते हैं, वहां की संस्कृति है। और वो मच्छी भात, तुम दुकान जाओगे ना दोपहर को और कहो तुमको सर, अगर वो आराम फरमा रहा तुम दुकान में जाओ लेने, नहीं देगा, बाद में आना। वहां के लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, वहां के लोग सत्ता परिवर्तन चल रहा है एकदम नहीं करेगा। वहां के एक मानसिक स्थिति है। कभी दोपहर को जाओ, कहो कि भैया एक माची, कुछ पानी नहीं है, जाओ। चावल और मच्छी खा करके वो आराम करना चाहता है, क्लियर। और यही उसकी मानसिकता हो गई कि वो सत्ता परिवर्तन भी नहीं करना चाहता है, चल रहा है जो चल रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा गरीबी दिखेगी। इसलिए वामपंथी विचारधारा वाले में देशों में, ज्यादातर देशों में आपको, या बिहार कहीं भी जहां होगा, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम दिखेगा। सारी शक्तियां राज्य में हो जाती है और राज्य समानता को ज्यादा महत्व देता है दैन स्वतंत्रता की अपेक्षा, इसलिए फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं। क्लियर हो गया? अब लिखिए 2 दलीय प्रणाली। कहीं पश्चिम बंगाल घूमने का मौका मिला है? मिला है? कभी गए हो? कभी दुकान में जाना, अलग ही दुनिया का है। अच्छा, वहां के लोग एक और दुनिया में बसते हैं, वो अपने आप को सबसे ज्यादा सभ्य समझते हैं। उनको लगता है मेरे जैसा कोई सभ्य है ही नहीं दुनिया में। अब होते हैं कि नहीं होते वो अलग है, लेकिन वो अपने आप को, मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, कोई और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो सबको अनपढ़ जाहिल कहते हैं, बाकी सब इंटेलेक्चुअलिटी जो है ना, वो मुझे में आकर के बस गई है। वहां के लोगों को बड़ा मानसिकता है जी, इसलिए वो कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल, तो मैं आराम कर रहा हूं।
हाँ, लिखिए दो दलीय प्रणाली। इसके अंतर्गत सत्ता परिवर्तन दो दलों के बीच ही होते हैं। दो दलों के बीच ही होते हैं। अच्छा, इसका एक समझिए, अगर मैं दो दलीय प्रणाली की बात करता हूं तब दो ही दल न सत्ता में, या तो दो ही दल ना होगा। आप अमेरिका में देखिए या ब्रिटेन में देखिए, अधिकतर विकसित देशों में दो ही दल आपको मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों देशों में एक कॉमन चीज, अगर गुण देखिएगा तो इसमें भी निर्णय प्रक्रिया तीव्र होगा, निर्णय तीव्र होगा। क्यों? कि सत्ता में 51 और 49 का रेशियो है। अब जिसके पास 51 है वो निर्णय करेगा। यहां गठबंधन सरकार नहीं दिखेगी आपको। जिसके पास 51 वो सत्ता में बैठेगा। 50-50 वाले तो स्थिति नहीं जाने वाली, सत्ता में वही ना बैठेगा जिसके पास 51 होगा। अब जिसके पास, तो निर्णय प्रक्रिया में तीव्रता आएगी। तो निर्णय प्रक्रिया तीव्र होगा तो विकास की प्रक्रिया भी तीव्र होगी। नहीं, अब इस व्यवस्था में, अब उस व्यवस्था में मौलिक अधिकार नहीं मिला हुआ था लोगों को, यहां पर आपको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ दिखाई देगा। इसलिए अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स है। क्यों? वहां विपक्ष ताकतवर है, प्रश्न पूछ सकता है। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं आ जाऊंगा अगली बार सत्ता में, खड़ा रहता है। और यहां तक कि तो ब्रिटेन में विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री के समकक्ष माना गया है। नहीं, उसको तो यहां तक उस शैडो कैबिनेट गठन कर सकता है, वो कैबिनेट तक गठन कर सकता है। और यहां अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तैयार बैठा हुआ हूं, तो मजबूरी है तुम्हारी, तुम किसी के लोकतंत्र को छीनोगे तो मैं तैयार बैठा हुआ हूं। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स आपको वहां दिखाई देगा, और इसका मतलब है कि आपको वहां डेमोक्रेसी होगी, जो एक दलीय प्रणाली में नहीं दिखेगी, दो दल इस प्रणाली में दिखेगा। परंतु एक समस्या है, इसके पास 51 होने के बाद यह कभी कभी यह ऐसा हो जाता है कि डिक्टेटर भी बन जाता है। हालांकि ऐसा कम दिखता है, लेकिन होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अमेरिका में विधायिका कमजोर है दैन कार्यपालिका की अपेक्षा, लेकिन ब्रिटेन में विधायिका ताकतवर है दैन न्यायपालिका की अपेक्षा। क्लियर? इसलिए अलग अलग व्यवस्था दिखेगी। तो अब इसका लिखे गुण दो दलीय प्रणाली का। पहला लिखिए, सत्ता का परिवर्तन दो दलों के बीच होता रहता है। जिससे किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। सेकेंड, निर्णय प्रक्रिया में तीव्रता रहती है। स्थिर सरकार पाई जाती है। नहीं, अब 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करते, 4 साल अपना कार्यकाल पूरा करती है। अब जैसे बाइडेन साहब अभी है ना, कोई हटाने वाला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो चुनाव के बाद ना हटे। या तो आप बिल क्लिंटन पर याद कीजिए, 1990 के 99 के दौरान बिल क्लिंटन पर भी महाभियोग लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि वो पास नहीं हुआ, भी डोनाल्ड ट्रंप पर लगाने की बात हुई है महाभियोग प्रक्रिया। अब चलेगा कि नहीं चलेगा, अब एक नया न्यूज, अब अमेरिका में फिर सत्ता परिवर्तन होने की स्थिति में जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो बैठे बैठाए उसको हीरो बना दिया बंदे ने। वो बैठे बैठाए डोनाल्ड ट्रंप, जिसको कोई मीडिया पूछ नहीं रहा था, नहीं वो मीडिया पूछ नहीं रहा था, बैठे बिठाए। अब जैसे भारत के युवराज को भी मिला, हम युवराज ही बोलते हैं, मौका मिला कि आपको मीडिया अटेंशन दे रही थी,
उसका प्रयोग जल जाता जेल, अटेंशन मिल जाता तुमको। भारतीय तो ऐसे भी बहुत संवेदनशील होते हैं। अच्छा, मेरा हीरो को, मेरे युवराज को जेल भेज दिया, लो हम वोट उसी को देंगे। इस बेवकूफ ने उस अटेंशन का प्रयोग नहीं किया। समस्या, इसको मौका मिला था कि उसका प्रयोग करता, लेकिन हम जेल जाएंगे, हम युवराज ठहरे, उस मानसिकता ने इसको फिर डुबो दिया। अब वही जो डोनाल्ड ट्रंप को अटेंशन मिल गया, वो बंदा एकदम हावी हो गया है। क्या अब आप इसको पप्पू कहिए या जो भी आप कहिए, नहीं, क्या चीज के लिए? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि किसके लिए अच्छा है। मैं इस पे तो कभी नहीं जाता कि अगर मैं इसको बात करूं तो इन्फ्लेशन में तो सबसे बुरा हाल इसी का रहा है। कभी इन्फ्लेशन रेट को नहीं जोड़ पाया। सबसे ज्यादा आपको इन्फ्लेशन रेट इसी के दौर में 2013 में 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हो गया था। इसे मैं किसी सरकार का सम हो न हो वे अलग बातें हैं, ठीक है, सब एक ही कैटेगरी का रहता है, इसलिए भैया मजा लीजिए मजा लीजिए इसमें, है ना। अने तो अगर हो, अच्छा आप अधिकारी बनने वाले हैं, अधिकारी बन जाएंगे, अब उसके बाद आप कहेंगे नहीं मैं तो इसी विचारधारा से प्रभावित हूं, अब दूसरी बार सत्ता आएगा ना किसी और का, कहां भेजेगा आपको, नहीं कहां भेजेगा कोई पता है जी, सेंटिंग में डाल देगा, करते रहो तुम। इसलिए सबको खुश रखिए, है कि नहीं। आपको 60 साल रहना है, उसको तो कभी कभी 3 साल में चल जाना है, हो सकता है 5 साल पूरा ना कर पाए या 5 साल में चल जाना है, उसको क्या है। अगला पॉइंट क्या लिखिए, इससे सरकार रहती है, क्लियर, लोकतंत्र मजबूत रहता है। लोकतंत्र मजबूत रहता है, क्लियर। अच्छा, मौलिक अधिकार लिख दिए, मौलिक अधिकार, लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। अब इसका दोष लिखिए, लोगों के पास चुनने की आजादी सीमित होती है। लोगों के पास चुनने की आजादी सीमित होती है। सेकंड, कभी कभी सरकार तानाशाही निर्णय स्थापित करती है। कभी कभी सरकार तानाशाही निर्णय स्थापित करती है। तीसरा, सभी वर्गों की हिस्सेदारी नहीं मिलती, सभी वर्गों को हिस्सेदारी प्राप्त नहीं होती। एक वर्ग अधिक प्रभावी होता है, एक वर्ग अधिक प्रभावी होता है। नहीं हो जाएगा तो 3-4 बातें हो गया कि इसके अंतर्गत आप, अच्छा जो इसका दोष है वो बहुदलीय प्रणाली में गुण बदल जाएगा। अब लिखिए बहुदलीय प्रणाली, अच्छा जो उसका गुण दोष था इसका गुण बदल गया, देखिए, और जो इसका जो दोष है उसका गुण बदल जाएगा। अब लिखिए बहुदलीय प्रणाली। इसके अंतर्गत कई दल होते हैं, जो सत्ता में
सत्ता में भाग लेते हैं। अब इसका गुण लिखिए। पहला गुण लिखिए, लोगों के पास चुनने की आजादी होती है। क्लियर? सेकंड, सरकार तानाशाह नहीं होती। सरकार तानाशाह नहीं होती। सभी वर्गों की हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है। समावेशी विकास को प्रमुखता प्रदान की जाती है। समावेशी विकास को प्रमुखता प्रदान की जाती है। लोकतंत्र प्रभावी होता है ना? अच्छा, जो उसका दोष था, इसका क्या बन गया? गुण बन गया। तो ऐसा तो नहीं है कि इसका दोष नहीं होगा। ठीक है, अब इसका दोष लिखिए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी समस्या, सबको खुश रखने की कोशिश की जाती है। नहीं, अगर खुश नहीं रखेगा तो लो हम वोट नहीं डालेंगे, हम तुम्हें समर्थन नहीं देंगे। इसलिए यहां सरकार अस्थिर होती है। क्लियर? वहां वाले में तो, एक दलिया वाला में तो स्थिर है ही, उसको कौन हटाने वाला? जीतेगा भी वही, हारेगा भी वही। दो दलीय वाला में सरकार स्थिर रहती है क्योंकि 51-49 का रेशियो है। बहुदलीय वाले में है, अगर हमको 272 ने, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तब 272 लोकसभा में सीटें नहीं मिलेगी, तब मेरा क्या होगा? और ऐसा भारत में तो यहीं से गठबंधन राजनीति की शुरुआत होती है। दो दलीय प्रणाली में या एक दलीय प्रणाली में गठबंधन राजनीति नहीं दिखाई देती, वहां है ही नहीं, अकेले है। क्लियर? दो दलीय, ये जो गठबंधन राजनीति वो सिर्फ और सिर्फ बहुदलीय प्रणाली में आपको दिखाई देगी। यही कारण मैंने कहा ना कि गठबंधन राजनीति से पढ़ाने से पहले की ये थ्योरी है। क्लियर? तो लिखिए, सरकार अस्थिर होता है। निर्णय प्रक्रिया धीमी होती है। निर्णय प्रक्रिया धीमी होती है। क्या obvious बात है, विकास प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। विकास प्रक्रिया धीमी होती है। गठबंधन सरकार दिखाई देता है। अच्छा, अब आपको इसमें खास करके करप्शन सबसे ज्यादा दिखेगा। बहुदलीय, ऐसा मैं नहीं कर सकता कि एक दलीय में नहीं है या दो दलीय में नहीं है। आपको परिवारवाद दिखेगा, लेकिन ऐसा भी मैं ये भी नहीं कर सकते कि दलीय में परिवारवाद नहीं है। आपको दो दलीय में परिवार, आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद को ही, या जो भी राष्ट्रपति अमेरिका में बने, सब ने अपने परिवार को ही सत्ता दे दिया। श्रीलंका में तो स्थिति ऐसी आ गई नहीं कि सोचो कि सब 17 मंत्रालय अकेले ले रखा है। नहीं, अब सोचो कि कभी खाने में बैठता होगा तो कहता एक खेल मंत्री इधर बढ़ाओ तो नहीं, है वित्त मंत्री इधर बढ़ाओ तो नहीं। मजाक नहीं तो और क्या है। भारत में है परिवारवाद, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई देता है जितना बड़े पैमाने पर दो दलीय प्रणाली में या एक दलीय प्रणाली में दिखेगा। वहां पर और चुनौती देने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए वो आपको, इसलिए मैंने यहां परिवारवाद नहीं लिखवाया है। भारत में है,
लेकिन इतना भारत में आपको कुछ ही स्तर पर दिखेगा। आप भारत में सिर्फ राजनीति में परिवारवाद नहीं है, भारत में आपको न्यायपालिका में भी दिखेगा। भारत न्यायपालिका में तो हद से ज्यादा परिवारवाद है। हाँ, तो उसमें तो कुछ नजर ही नहीं आता है। नहीं, 70 लोगों का, 70 परिवारों का तो आधिपत्य हो वहां पर न्यायपालिका में। तो क्लियर, भारत में अलग व्यवस्था है। बैकडोर एंट्री कहाँ है? वो जो यूपीएससी वाले में जो लेटरल एंट्री की जो बात कर रहे हैं आप, लेटरल एंट्री है वो। नहीं, लेटरल एंट्री अलग है, अब बैकडोर एंट्री कहीं नहीं। लेटरल एंट्री बोलते हैं उसको जो अगर हमको सरकार को जरूरत पड़ेगी कि हमें विशेषज्ञ लेना चाहिए, तो सरकार निजी लोगों को भी उस समूह में ले सकता है, उसको वो अधिकार दे सकता है जो यूपीएससी अधिकारियों को होगा, और उसी के अनुसार वो सारी सुविधाएं उसको दे सकता है। इसी को कहते हैं लेटरल एंट्री। तब मैंने कहा विशेषज्ञ लोगों को सरकार ले सकती है, और ये ऐसा हमेशा दिखाई देता है। उसको लेटरल एंट्री बोलिए आप, बैकडोर एंट्री बोलिएगा तो फिर समस्या आ जाएगा। नहीं, हाँ, नहीं, आप हो सकता है ऐसा, लेकिन मैं वहां पर विशेषज्ञता को प्रभावी मानता हूं, क्योंकि आप परिवारवाद में, राजनीतिक परिवारवाद में नहीं बोल रहा, आप उसमें नौकरशाही व्यवस्था, और नौकरशाही व्यवस्था योग्यता के आधार पर तय होती है। हाँ, अमेरिका में तो खुलेआम है जी, विदेश मंत्रालय दे देता है, अच्छा मेरा दामाद है तुम विदेश मंत्रालय संभालो, अच्छा मेरी बेटी है तुम ना सलाहकारी भूमिका में चले जाओ। नहीं, बिल क्लिंटन साहब ने अपने जो बेटी थी चेल्सिया, ठीक है, और उसके दामाद को, अपने दामाद को दे दिया था। अपनी पत्नी हिलेरी क्लिंटन को सत्ता दे दिया, विदेश मंत्रालय थमा दिया था। नहीं, बुश ने भी वही किया। तो वहां पर आपको दिखेगा, और श्रीलंका तो इसका जीता जागता प्रमाण है जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब यहां से आते हैं तो भारत में जो है भारत व्यवस्था है जो गठबंधन राजनीति जो मानी जाती है वो बहुदलीय। इसीलिए मैंने कहा ना कि एक दलीय प्रणाली भारत में नहीं है, और भारत में दो दलीय प्रणाली भी नहीं है, इसलिए भारत में गठबंधन राजनीति मानी जाती है। तो गठबंधन राजनीति का मतलब अब क्या होता है? अब आते हैं गठबंधन राजनीति पर। सबसे पहला यह है क्या, मैं बार बार वही, ऐसे में भी यही काम करता है, गठबंधन राजनीति है क्या। पहला, इसका विकास कैसे हुआ। दूसरा, इसकी विशेषता क्या है गठबंधन राजनीति की, इसके बढ़ने के कारण क्या रहे, गठबंधन राजनीति के विकास कैसे हुआ और कारण, इसका क्या प्रभाव है, और जो बहुदलीय प्रणाली का जो दोष है ना, वो इसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आ जाएगा। जो गुण और जो दोष है ना, इसी का आ जाएगा प्रभाव में। तब प्रभाव, इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सकारात्मक प्रभाव में वही आ जाएगा, सभी को दिया जाता है। अब भाई सत्ता में हम साझेदार हैं, और हम ही को लेकर के आप निर्णय कीजिए, लो हम समर्थन वापस ले लेंगे। नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा था 90 के दशक में, आई एम द किंग मेकर, मैं ही ना तुमको बैठा रहा हूं, और तुम मेरे खिलाफ सीबीआई लगाओगे। यही ना था कि मेरे खिलाफ सीबीआई लगाओगे, तब मेरे खिलाफ सीबीआई लगाओ तो लो मैं समर्थन वापस ले लूंगा। एक्चुअली जिस सरकार को इन्होंने समर्थन दिया, उसी सरकार ने इनके खिलाफ सीबीआई छोड़ दिया। देवगौड़ा साहब, वही देवगौड़ा साहब ने इनके पीछे, ये थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते थे, नया नया था, केंद्र में जा रहे थे,
अब ऐसा स्थिति हो गया कि इनको दबाने के लिए सीबीआई का प्रयोग किसने नहीं किया है? किसने? आज भले आप थोड़ा सा देख लेते हैं, सूचनाओं का प्रवाह आपके पास है, आपके पास सूचनाएं आ जाते तो अगर तुरंत न्यूज मिल जाता है कि सीबीआई ईडी का हमला। इसके पहले भी सीबीआई ईडी का हमला हुआ है और मुख्यमंत्री को भी समाहित किया गया है। छोड़ा कब गया है? यानी चुनौतियां नहीं, और फिर अंत में लिखते हुए समाधान लिखेंगे। नहीं आ जाएगा। अब ये अब आपका 1000 शब्द अपने आप इसमें क्लियर हो जाएगा। जब आपके पास ही रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा। अगर फॉर्मेट रहता है तो सारा खेल तो फॉर्मेटिंग का है, लिखने का। क्लियर? तो मैं गठबंधन राजनीति है, मैं गठबंधन की बात ही कर रहा हूं। जहां बहुदलीय प्रणाली होगा ना, वहीं आपको गठबंधन दिखेगा। इसलिए भारत में या इजराइल में गठबंधन सरकार ज्यादा दिखेगी, या जर्मनी में, वहां पर बहुदलीय प्रणाली है। इसलिए वहां पर इजराइल में तो कभी प्रधानमंत्री कार्यकाल ही पूरा नहीं करते, नहीं, हर 3-4 महीना 5 महीना साल भर में बदल ही जाते हैं। लेकिन इजराइल की विशेषता यह है बंधु कि अंदर जितना लड़ ले, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जहां आती है वहां अचानक सब एकजुट हो जाता है। वहां पर कोई किसी का नहीं। अगर बेनेट प्रधानमंत्री बनेंगे तब भी वो हमास के खिलाफ हिंसात्मक ये करेंगे, हमला करेंगे, रॉकेट से हमला करेंगे। और यदि नेतन्याहू बनेंगे तब भी करेंगे। वहां कोई राष्ट्र प्रधानमंत्री बन जाए, दुनिया उसे कोई फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है। इजराइल में अंदर जितना लड़ ले अपने आप में, मुझे लगता है कि जितना किसी और देश का, जितना किसी एक नस्ल के लोग का जितना ये नहीं किया गया शोषण, उससे ज्यादा शोषण यहूदियों का हुआ है रियली में। और यहूदियों ने अपने दम पर इजराइल को सबसे ताकतवर बनाया है। किसी की भूमिका नहीं है उसमें। अब लड़ा है और आज भी लड़ रहा है। और इजराइल को रखा कहां गया है? दुश्मनों के बीच में। ज्यादा तुम कुछ करोगे नहीं कि ले पीछे से अटक कर दिया। चारों तरफ से घिरा हुआ है वह राष्ट्र, लेकिन हिम्मत है किसी की नहीं कि इजराइल के साथ कुछ कर ले। ईरान को लगा कि मेरे पास तो परमाणु बम आ रहा है, मेरे पास तो परमाणु। इजराइल ईरान के सारे परमाणु रिएक्टर को एक झटके में खत्म कर दिया इजराइल ने, साइबर अटैक करके। हाल ही में हुआ था साइबर अटैक, पूरे परमाणु रिएक्टर को खत्म कर दिया। जहां से शुरू हुआ था इजराइल का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल की ताकत थोड़ी सी अलग है, वो दुनिया में किसी को नहीं मानता। मैंने क्या कहा कि वो जाकर के वहां बसा कि जहां पर कुछ नहीं है, उसको बसाया और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना दिया। नहीं, ब्रिटेन ने इसको बसाया था। नहीं तो इसको बचा, उसको कहा कि अब जाओ तुमको रहो। ब्रिटेन अच्छा दिया भी कहा फिलिस्तीन के पास। नहीं, उसको तो ब्रिटेन वाले ने कहा कि शोषण तो वही सब ने किया था, यूरोपियनों ने शोषण किया। उसको तो जाकर के ब्रिटिशों ने कहा ठीक है तुमको रहने का मैं स्थान दे देते, और वो स्थान दिया भी कहा जहां पर उसको कोई पूछने वाला नहीं था। और जाकर के वो बना, और देखिए कि बनने के ठीक बाद राष्ट्रों के साथ 6 दिवस से युद्ध लड़ लिया। 6 डेज बाद, जिसको नाम से जानते हैं। जॉर्डन को हराया, मिस्र को हराया, सीरिया को और अरबिया को पानी पिला दिया। बहुत, उसकी तो बात ही निराली है। हाँ, अब भारत सरकार अभी गई तो थी ये पानी पीने के लिए कि भाई उनको पानी पिलाओ। कौन सा पानी? तो समुद्र का पानी पिलाओ, कि तो तुम समुद्र के पानी को मीठा करने का तकनीक है तुम्हारे पास। नहीं, मोदी साहब गए तो थे पानी पीने, ठीक है।
समुद्र का पानी तुम कि तो मीठा कर देते हो, तो एक तकनीक है उसके पास, वह समुद्र के पानी को मीठा पीने लायक बना देता है। भारत ने कहा ये तकनीक हमको भी दे दो, तो भारत के साथ समझौता हुआ है उस तकनीक के माध्यम से। ठीक है, ITU सम्मेलन में भारत और इजराइल, UAE और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है खाद्य सुरक्षा को लेकर के, भारत का हम जमीन तुमको देते हैं, तो इजराइल का हम तुमको तकनीक देते हैं, UAE का हम पैसा देते हैं। ठीक है, अब क्यों? तब तुम्हारे यहाँ खाद्यान्न होगा ना तो मुझे दे दो, हमारे पास कम है। तो दुनिया तो इसलिए इजराइल अलग ही देश है जी। लिखिए, अब लिखिए गठबंधन राजनीति। क्लियर? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जहां प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर जनता द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है। तथा यह सरकार का तथा इसके बाद सरकार का गठन करते हैं। परंतु भारत में बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था के कारण, इसीलिए बहुदलीय प्रणाली लिखवाएं, बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था के कारण किसी अवधि में किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता। किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता। फलस्वरूप सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने अथवा सत्ता में साझेदारी करने के लिए गठबंधन का सहारा लिया जाता है। गठबंधन का सहारा लिया जाता है। जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक दल, जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक दल सत्ता में साझेदारी करने के लिए एक दूसरे को सहयोग करते हैं। एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया गठबंधन का मतलब होता है।
और जब सत्ता में सहयोग करेगा तो निश्चित है कि वो राजनीति, इसको कहें गठबंधन राजनीति। अब एक कॉमन चीज है कि आप इसको किस स्वरूप में देखते हैं। अगर मैं इसके विकास क्रमों को देखूं तो दो प्रकार के विकास क्रम नजर आते हैं। एक विकास क्रम जो स्वरूप होता है, ऐसे तो हम कह सकते हैं स्वतंत्रता पूर्व भी आपका गठबंधन दिखाई देता है, जब कांग्रेस को कई राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। जब बॉम्बे में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उसने साझेदारी करके सत्ता स्थापित की थी, नहीं। और स्वतंत्रता बाद आपको दिखाई देगा, लेकिन इस आधार पर आपको देखिएगा कि यहां पर दो प्रकार के गठबंधन का निर्माण होता है। यहां से दो प्रकार के गठबंधन का निर्माण होता है। एक गठबंधन बोलते हैं चुनाव पूर्व गठबंधन, चुनाव पूर्व गठबंधन, और एक गठबंधन होता है चुनाव बाद गठबंधन। दो गठबंधन होता है। देखिए, गठबंधन का मतलब ही है, राजनीतिक दल का मतलब ही है कि जो सत्ता में साझेदारी चाहता हूं। इसलिए पहले राजनीतिक दल बताएं कि राजनीतिक दल का मतलब ही होता है जो चुनाव लड़ता हुआ सत्ता प्राप्त करना चाहता हूं। क्लियर? और चुनाव लड़ रहा हूं, सत्ता प्राप्त करना चाहता हूं, तो सत्ता कैसे प्राप्त होगी? या तो उसको पूर्ण बहुमत मिल जाए या किसी को बहुमत न मिले। और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब त्रिशंकु सभा हो। त्रिशंकु का मतलब होता है किसी को बहुमत न मिलना। या दो स्थिति में हो सकता है कि पहले ही पता चल जाए कि हमको बहुमत नहीं मिल रहा है बंधु, हम इसके लिए चुनाव के पहले गठबंधन कर लेते हैं। यह स्थिति आदर्शवादी स्थिति है गठबंधन का, चुनाव पूर्व गठबंधन। इसमें पहले कि हमको सत्ता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, दोनों हो सकता है। मिलेगी तो जैसे यूपीए को 2014 में लड़ा, यूपीए वो भी गठबंधन के रूप में लड़ा, नहीं मिल सकता। नहीं, एनडीए 2004 के पहले 2004 में लड़ी, सत्ता नहीं मिला। यह स्थिति नहीं मिलेगा तब भी हम सरकार के खिलाफ विपक्ष में बैठ करके कार्य करेंगे, आवाज उठाएंगे। इस स्थिति को आदर्शवादी स्थिति कहा जाता है। चुनाववाद गठबंधन यह अवसरवादिता को बढ़ावा देता है, यह अवसरवादी गठबंधन दिखाई देता है। इसका मुख्य, ऐसे तो दोनों का उद्देश्य एक ही है, सत्ता प्राप्त करना, लेकिन इस वाले में आपको ज्यादा समस्या नजर आएगी, इसमें आपको ज्यादा भ्रष्टाचार मिलेगा दैन इसके मुकाबले, इसमें आपको ज्यादा तनाव मिलेगा इसके मुकाबले। जैसे मैं कहूं कि आप याद कीजिए जम्मू कश्मीर का निर्माण होना, जब जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ उसके पहले तक बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, नहीं, पीडीपी की सरकार थी। और ये दोनों दो ध्रुव वाली सरकार है, दोनों दो ध्रुव वाले विचारधारा वाला है, एक उत्तर एक दक्षिण है। दोनों के बीच समझौता हुआ कि 3 वर्ष हम, 3 वर्ष हम रहेंगे, 3 वर्ष हम रहेंगे। और इसी प्रकार का समझौता बीजेपी और मायावती के बीच में उत्तर प्रदेश में हुआ था 90 के आसपास, 96 के आसपास। क्लियर? कि 2.5 साल तुम रहोगे, 2.5 साल हम रहेंगे। यहां पर अब याद कीजिए कि ये दोनों, कब हुआ यह समझौता? जब वहां चुनाव हुआ और चुनाव के बाद सरकार, चुनाव वहां त्रिशंकु विधानसभा बन गई थी। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में अब तो सत्ता तो चाहिए थी। दो अलग अलग ध्रुव वाली सरकार, विचारधारा वाला दल एक साथ मिला और जा करके सत्ता स्थापित किया। और आज देखिए स्थिति क्या है, 5 साल पूरा नहीं हुआ, 3 साल के बाद सरकार चली गई। यही स्थिति आप देखिए कि चुनाव बाद जब आपका आया तो महाराष्ट्र में उठा करके देखिए कि महाराष्ट्र में चुनाव पूर्व गठबंधन था, इसके पहले तक सरकार चल रही थी, नहीं, बीजेपी शिवसेना के बीच में सरकार चल रही थी। लेकिन जैसे ही दूसरी बार हुआ, जैसे ही चुनाव हुआ, तो उनके पास एक नया तर्क आ गया और उसके आधार पर महाराष्ट्र में सरकार गिर गई। अब देखिए इसके बाद महागठबंधन का निर्माण हुआ इनके अनुसार, जिसको कहा गया महाअघाड़ी दल, नहीं।
अब महागठबंधन बना बंधु, और यह देखिए 1.5 साल के अंदर टूट गया। 1.5 साल भी सही से नहीं चल पाया, वो 1.5 साल पूरा खींचते और रगड़ते हुए चला है बिना निर्णय के। जब चुनाव बाद गठबंधन होता है, वह चुनाव बाद गठबंधन अवसरवादी राजनीति को बढ़ावा देता है देन कि चुनाव पूर्व गठबंधन की अपेक्षा। इसलिए आप किस गठबंधन की बात करते हैं यह देखने की जरूरत होती है। भारत में बहुदलीय प्रणाली गलत नहीं है और गठबंधन भी गलत नहीं है, यह बहुदलीय प्रणाली का गुण है, लेकिन गठबंधन का स्वरूप क्या होगा यह देखने की बात है। अगर मैं चुनाव पूर्व गठबंधन की बात करता हूं तो इसका मैं मान के चलता हूं कि समान विचारधारा वाले दल एक साथ मिले हुए हैं और समान विचार, यह समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। जहां कई दल, हाँ बाद में आप टूट सकते हैं, आप अलग हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है। जैसे लंबे समय तक बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार रही, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार रही ना, लंबे समय तक शिवसेना लंबे विचारों में मतभेद हो गया, ये हो सकता है। अकाली दल के साथ विचारों में मतभेद हो गया, अलग हो गया, लेकिन तब तक सरकार स्थिर रूप से काम कर रही थी जब तक मतभेद नहीं था। जैसे मतभेद अब अलग हो गए तो सरकार अलग, और उसके बाद देखिए जैसे ही ये आया तो हमेशा डर बना रहता है कब फिर पलट जाएंगे। नहीं होता है, कब पलट जाएंगे कि स्थिति दयनीय हो जाएगी, फिर यह तब दिखता है जब चुनाव बाद गठबंधन। क्लियर? लिखें इसी में, लास्ट टाइम क्या लिखिए, इसी में लिखिए। रोजर कस्टन के अनुसार, इसी में लिखेगा, रोजर कस्टन के अनुसार, रोजर कस्टन के अनुसार विभिन्न दलों, रोजर कस्टन के अनुसार विभिन्न दलों या राजनीति की पहचान रखने वाला